सोचो आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, टैक्सी बुक करना ड्राइवर के साथ। इसमें आपको मिलेगा ड्राइवर जो कि एक्सपीरियंस्ड है, सारे रूट जानता है, ट्रैफिक शॉर्टकट्स पता है। हालांकि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट आप रिलैक्स करके पीछे बैठ सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ ड्राइव कार लेना। इसमें कार आप खुद चलाएंगे, जीपीएस की हेल्प लेंगे, कॉस्ट कम रहेगी, फ्रीडम रहेगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहेगी। यही डिफरेंस है एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स का फर्क इन डिटेल, क्यों सेक्टर फंड रिस्की हैं और क्रिप्टो का सच। मैं हूं सीए दिनेश लुला और ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को क्लियर करेगी। एक्टिव फंड वो होते हैं जहां पे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सेलेक्ट करके बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करता है। अब आते हैं ये एक्टिव फंड मैनेजर करते क्या हैं। नंबर 1, स्टॉक सेलेक्ट करना। मार्केट में 5000 प्लस कंपनीज हैं, कौन से 30 से 50 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे यही एक एक्टिव फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। नंबर 2, बाय एंड सेल की टाइमिंग। अगर मार्केट गिर रहा है और खरीद लिया, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लिया। नंबर 3, रिसर्च करना। एक एक्टिव फंड मैनेजर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ता है, मैनेजमेंट से मिलता है और इंडस्ट्री ट्रेंड एनालाइज करता है। नंबर 4, मार्केट को बीट करने की कोशिश करना। अगर निफ्टी ने 10% रिटर्न दिया है तो फंड मैनेजर चाहेगा उसका फंड 12 से 15% का रिटर्न दे। अब आते हैं एक्टिव फंड के फायदों पे। फायदा नंबर 1, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। एक अच्छा फंड मैनेजर हमेशा मार्केट को बीट करने की कोशिश करेगा। फायदा नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपनी बाइंग सेलिंग चेंज कर सकता है। फायदा नंबर 3, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। बेयरिश मार्केट में भी वो कैश होल्ड करके लॉस कम कर सकता है। अब आते हैं एक्टिव फंड के नुकसान पे। नुकसान नंबर 1, हायर एक्सपेंस रेशियो। जनरली एक्टिव फंड्स में हायर एक्सपेंस रेशियो अपन को देखने के लिए मिलता है। नुकसान नंबर 2, फंड मैनेजर रिस्क। अगर फंड मैनेजर का डिसीजन गलत हो जाए तो लॉस भी हो सकता है। नुकसान नंबर 3, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। हो सकता है लास्ट ईयर जो फंड टॉप परफॉर्मर था वो इस साल वर्स्ट परफॉर्मर भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंड मैनेजर जिसने 20 प्लस ईयर्स तक कंटिन्यूसली बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया, बट वही 2020-2021 में उसके फंड ने अंडर परफॉर्म किया। ये एक्टिव फंड्स की रियलिटी है, ह्यूमन मैनेज करता है, गलती हो सकती है। जैसे क्रिकेट में एक कैप्टन फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेस डिसाइड करता है, उसका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी। सेम फंड मैनेजर भी कैप्टन है, उनके डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी। पैसिव फंड्स में कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ये सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं। इंडेक्स सेम उन्हीं 50 कंपनीज में वेटेज के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करता है। अगर निफ्टी 50 10% बढ़ा तो आपका फंड भी 10% बढ़ेगा, 2% गिरा तो आपका फंड भी 2% गिरेगा। इसमें कोई स्टॉक पिकिंग नहीं है। अब आते हैं पैसिव फंड्स के टाइप पे। टाइप नंबर 1, इंडेक्स फंड। ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। टाइप नंबर 2, ईटीएफ। ईटीएफ आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि स्टॉक मार्केट पे एक्टिवली लिस्ट होते हैं। सेम इंडेक्स फंड की तरह होते हैं, बट आप इसमें रियल टाइम बाइंग सेलिंग कर सकते हो। टाइप नंबर 3, फंड ऑफ फंड्स। ये फंड अदर ईटीएफ और इंडेक्स फंड में पैसे लगा फॉर ब्रॉडर एक्सपोजर टू एसेट्स इन रीजन। अब आते हैं पैसिव फंड्स के फायदों पे। फायदा नंबर 1, लो एक्सपेंस रेशियो। एक्टिव फंड के कंपैरिजन में पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम रहता है। फायदा नंबर 2, नो फंड मैनेजर रिस्क। इसमें कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा, इंडेक्स परफॉर्म करेगा, सेम उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। फायदा नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। आपको पता है कि आपके पैसे एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। फायदा नंबर 4, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जो इंडेक्स देगा वही रिटर्न है, कोई सरप्राइजेस नहीं। अब आते हैं पैसिव फंड्स के नुकसान पे। नुकसान नंबर 1, नो डाउनसाइड प्रोटेक्शन। अगर मार्केट गिरा तो ये भी गिरेगा। नुकसान नंबर 2, एवरेज रिटर्न। इसमें आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। नुकसान नंबर 3, नो फ्लेक्सिबिलिटी। चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, पोर्टफोलियो सेम रहेगा जो कि इंडेक्स को फॉलो करेगा। जैसे एक ट्रेन में फिक्स रूट होता है स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने का, सेम कंसेप्ट है पैसिव फंड का। फिक्स ट्रैक, प्रिडिक्टेबल जर्नी। अब रियल क्वेश्चन आता है, कौन सा बेटर है, पैसिव फंड या इंडेक्स फंड। इसे समझने से पहले देखते हैं एक एग्जांपल। 2008 में वॉरेन बफे ने एक पब्लिक बेट लगाई फॉर $1 मिलियन। वहां पे उसने फंड मैनेजर्स को चैलेंज किया कि आप कोई भी 5 एक्टिव फंड्स में पैसे लगा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और मैं अपना पैसा लगाऊंगा S&P 500 इंडेक्स फंड में। देखते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में कौन जीतेगा। एक टेड साइट्स करके फंड मैनेजर थे जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। 2008 से 17 तक दोनों का पैसा इन्वेस्टेड रहा
और 2017 के बाद जो रिजल्ट आया वो थोड़ा शॉकिंग था। टेड साइड्स ने पूरे 10 सालों में 24.3% का रिटर्न दिया, यानी कि एवरेज रिटर्न 2.2% पर एनम। जबकि वॉरेन बुफे का जो इंडेक्स फंड था उसने 125% का रिटर्न दिया, यानी एवरेज 8.5% पर एनम। पैसिव फंड्स बहुत ही एक ह्यूज मार्जिन से जीता। बुफे ने यहाँ पे अपनी विनिंग्स एक चैरिटी में डोनेट कर दी, बट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए इन लॉन्ग टर्म। अब इसका मतलब ये है पैसिव फंड बेटर हैं, नॉट सो फास्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं। मिस्टर ए, इसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन इंडेक्स फंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% था, बट आफ्टर 10 ईयर्स उसको मिले 1.02 CR। जबकि मिस्टर बी, इसने भी 10 लाख इन्वेस्ट करे बट इन एक्टिव फंड्स, और यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो था 2%, बट एवरेज CAGR जो निकल के आया वो 14% आया, यानी आफ्टर 10 ईयर्स उसको अमाउंट मिला 1.15 CR। इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा होगा कि अगर एक्टिव फंड कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब हायर एक्सपेंस रेशियो भी जस्टिफाइड है और एक्टिव फंड भी चूज किए जा सकते हैं। अगर इंडिया और US की बात करें तो ये रिसर्च सामने आई है कि 10 to 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म में 80 से 85% एक्टिव फंड्स फेल टू बीट पैसिव फंड्स, यानी हर 100 में से केवल 15 से 20 एक्टिव फंड ही हैं जो पैसिव फंड को बीट कर पाए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कौन सा एक्टिव फंड बेटर परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं, ये पता नहीं रहता। एक एक्टिव फंड जिसने लास्ट ईयर अच्छा रिटर्न दिया हो वो इस साल खराब रिटर्न दे सकता है। अगर मैं मेरी 20s में होता तो मैं इनिशियली अपना 70 to 80% पैसिव फंड में डालता और वही 20 से 30% एक्टिव फंड में डालता, और वो भी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि पैसिव फंड सेफ बेट है, लो कॉस्ट और नो सरप्राइजेस। बट एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए आप एक्टिव फंड डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आफ्टर रिसर्च। एक फेमस फंड मैनेजर था पीटर लैंड्स, जिसने कहा था गो फॉर द बिजनेस दैट एनी इडियट कैन रन, बिकॉज सूनर और लेटर एनी इडियट विल बी एबल टू रन इट। पैसिव इन्वेस्टिंग की भी यही फिलॉसफी है, सिस्टम पे भरोसा करो, इंडिविजुअल पे। अब बात करते हैं सेक्टर फंड की। ये वो फंड हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रा फंड, IT फंड, फार्मा फंड, बैंकिंग फंड। अब देखते हैं इन सेक्टर में इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम क्या आ सकती है। प्रॉब्लम नंबर 1, जीरो डाइवर्सिफिकेशन। मिड कैप फंड में 30 से 50 स्टॉक हैं, बट 8 से 10 अलग अलग सेक्टर्स के। बट सेक्टर फंड में 30 स्टॉक्स हैं, सारे के सारे सेम सेक्टर के। अगर सेक्टर गिरा तो पूरा पोर्टफोलियो डाउन। प्रॉब्लम नंबर 2, सेक्टर रोटेशन। 2017-18 में IT बूम पे था, बट वही 22-23 में ये स्ट्रगल कर रहा था। सेक्टर फंड एक टाइमिंग का गेम है, अगर सही टाइम पे एंटर किया तो प्रॉफिट, गलत पे किया तो लॉस। थर्ड, टाइमिंग द मार्केट। आपको लगता है फार्मा सेक्टर बूम करेगा, आपने फार्मा फंड उठा लिया, बट वो सेक्टर नहीं चला, कोई और सेक्टर चला, आपका पोर्टफोलियो पूरा डाउन। मार्केट टाइमिंग बहुत मुश्किल है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी फेल हो जाते हैं मार्केट टाइम करने में। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2020 में कोविड आया, सारे सेक्टर्स डाउन हो गए, लेकिन अप्रैल से जून फार्मा सेक्टर बूम पे रहा। जिसने मार्च में फार्मा फंड लिया होगा जैकपॉट, लेकिन जून में लिया होगा तो एवरेज रिटर्न। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर फंड में। अब आते हैं सेक्टर फंड किसे अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट वन इज बिगनर्स। सेकंड, जो मार्केट टाइमिंग नहीं समझते। थर्ड, जिन्हें रिस्क नहीं लेना हो। अब आते हैं कौन सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बुलिश हो वो सेक्टर फंड चूज कर सकते हैं। सेकंड, एज अ सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट, आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% एक पर्टिकुलर सेक्टर में डालना चाहते हो तो आप सेक्टर फंड चूज कर सकते हो। थर्ड, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स, जो मार्केट को एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हो। कुछ टाइम से मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। 2021 में IT सेक्टर बूम पे था, लोगों ने IT फंड उठाए। 2022 में IT क्रैश हुआ, लोग लॉस में गए। 2020 में फार्मा सेक्टर बूम पे गया, लोगों ने फार्मा उठाए। 2021 में फार्मा फ्लैट रहा, लोग डिसअपॉइंटेड रहे। लोग सेक्टर फंड बाय कर रहे हैं तब तक वो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। लोग फोमो में बाय कर रहे हैं कि उसने बाय करा तो मैं भी बाय कर लूँ। अगर आपको किसी सेक्टर पे इतना ही कन्विक्शन है तो सेक्टर फंड की जगह डायरेक्ट उस कंपनी का स्टॉक खरीदिए। वहाँ पे कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, कोई फंड मैनेजर नहीं है, बट आपकी खुद की रिसर्च है। बट अगर रिसर्च नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तो सेक्टर फंड अवॉइड करो, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप लो। वॉरेन बुफे का एक फेमस कोट था, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब आप एक्सपर्ट हो तो स्पेशलाइज करो और सेक्टर फंड लो, अगर नहीं हो तो डाइवर्सिफाई करो और फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप लो। एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एक्सपर्ट, सो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन की, क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड। सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है।
अगर आपको कोई बोलता है कि बिटकॉइन म्यूचुअल फंड ले लो या क्रिप्टो म्यूचुअल फंड ले लो तो वो एक स्कैम है। अब आते हैं सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों अलाउ नहीं किया। रीज़न नंबर 1, रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है। इंडिया में आज क्रिप्टो का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इसी वजह से सेबी म्यूचुअल फंड्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए मना करती है। सेकेंड इज हाईली वॉलेटाइल एंड रिस्की। क्रिप्टो में आप एक दिन में 15 से 20% का स्विंग आराम से देख सकते हो। 30% अप भी हो सकता है, 25% माइनस भी हो सकता है, और आपका इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इतना रिस्क सेबी अलाउ नहीं करता है। रीज़न नंबर 3, नो अंडरलाइंग एसेट। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर कोई एसेट है या डेप्ट है। क्रिप्टो में कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, प्योर स्पेकुलेशन है, ना कि इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं। आप बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं अपनी KYC कंप्लीट करने के बाद। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की रिस्क की तरफ। फर्स्ट, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। जैसा मैंने बताया, इसमें आप आराम से अच्छा खासा स्विंग ऊपर या नीचे देख सकते हैं। सेकेंड, नो गारंटी। ज़रूरी नहीं कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा हो आपको पूरा मिले, वो आपकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। थर्ड, नो रेगुलेशन। इन केस एक्सचेंज फ्रॉड कर दे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वंस अगेन, क्रिप्टो इज ओनली अ स्पेकुलेशन एंड नॉट अ इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, मेटल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंडिया में मेनली गोल्ड फंड और गोल्ड ETF सेबी अप्रूव्ड है। अदर कमोडिटी फंड जैसे कि सिल्वर या कमोडिटी बास्केट भी हैं, बट ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अब आते हैं गोल्ड फंड कैसे काम करता है। इस फंड में आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। एक्चुअल गोल्ड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस मूव करता है, गोल्ड फंड का भी प्राइस वैसे ही मूव करता है। अब आते हैं गोल्ड फंड्स के फ़ायदों पे। फ़ायदा नंबर 1, नो फिजिकल स्टोरेज। आपको एक्चुअल गोल्ड की तरह स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़ायदा नंबर 2, नो मेकिंग चार्जेस। फिजिकल गोल्ड अगर आप लेते हैं तो 5 से 7% मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो यहाँ नहीं लगते। थर्ड, हाई लिक्विडिटी। आप इसको कभी भी बेच सकते हैं। फोर्थ, इन्फ्लेशन हेज। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा जनरली गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है। अब आते हैं गोल्ड फंड के नुकसान पे। फर्स्ट, नो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। गोल्ड फंड केवल एक प्राइस एप्रिसिएशन है, इसमें कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नहीं मिलता है। सेकेंड, अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न। किसी साल में 20 से 25% भी रिटर्न मिला और किसी साल 0% यानी फ्लैट भी रहा। अब आते हैं गोल्ड फंड किसको चाहिए। गोल्ड फंड में यूजुअली लोग इन्वेस्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए, उसकी एज है 20 से 30 साल के बीच, वो एक यंग इन्वेस्टर है। वो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करता है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। और वही मिस्टर बी एक ओल्ड इन्वेस्टर है जिनकी एज 50+ है, और वो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड एक हेज है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड के प्राइसेस यूजुअली स्टेबल रहते हैं या ऊपर जाते हैं। आप घर में इन्वर्टर रखते हो पावर बैकअप के लिए, वो रोज काम नहीं आता बट इमरजेंसी के लिए यूज होता है। सेम कंसेप्ट है गोल्ड म्यूचुअल फंड का, डाइवर्सिफिकेशन और इमरजेंसी के लिए ज़रूरी। इंटरनेशनल फंड वो होते हैं जो ग्लोबल कंट्रीज़ की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल US इक्विटी फंड, चाइना फंड, एमर्जिंग मार्केट फंड या फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड। फर्स्ट वन इज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। आप इंडिया के बाहर का एक्सपोजर ले सकते हो। सेकंड, करेंसी बेनिफिट। इन केस रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो आपको करेंसी का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, एक्सेस टू ग्लोबल जायंट्स। आप एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल फंड्स के नुकसान। फर्स्ट, करेंसी बेनिफिट। सेम, अगर रुपी आपका एप्रिशिएट होता है उस केस में आपको लॉस हो सकता है। सेकंड, हायर एक्सपेंस रेशियो। इन फंड्स में यूजुअली एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हायर रहता है। एडवांस इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं वो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स को ये फंड अवॉइड करना चाहिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इतने सारे ऑप्शंस कैसे वर्क करें। देखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस और एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स या फंड्स रिकमेंड नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ। स्टेप नंबर 1, कोर पोर्टफोलियो बनाइए। 70 to 80% का पोर्टफोलियो आप इसमें बना सकते हैं, जिसमें आप 50 से 60% डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर इंडेक्स फंड, और 20 से 30% आप डेब्ट फंड्स में पैसे डाल सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। स्टेप नंबर 2, सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए 10% सेक्टर फंड में पैसे लगा सकते हैं, 5 से 10% गोल्ड फंड में हेजिंग के लिए, और 5 से 10% इंटरनेशनल फंड में डाइवर्सिफिकेशन के लिए।
ये पोर्शन थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट अगर कोर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्टेप नंबर 3, व्हाट टू अवॉइड। क्रिप्टो म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। टू मैनी सेक्टर फंड्स, ज़्यादा सेक्टर फंड्स डालना रिस्की है। चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस, जो फंड पिछले साल अच्छा था ज़रूरी नहीं वो इस साल भी अच्छा हो, तो वो चीज़ भी हमें अवॉइड करनी है। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट, एक्टिव फंड्स, जहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सेलेक्ट करता है। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है बट पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न। सेकंड, पैसिव फंड्स, जहाँ पे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, कॉस्ट कम है बट रिटर्न मार्केट के अकॉर्डिंग। थर्ड, सेक्टर फंड्स, जहाँ पे एक सेक्टर में आप पैसे लगाते हैं। फोर्थ, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करता है। फिफ्थ, गोल्ड फंड डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग के लिए। एंड सिक्स, इंटरनेशनल फंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इन दी एंड मैं यही कहूँगा, पेशेंस रखिए, सही फंड चूज कीजिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, वेल्थ ज़रूर बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।